हेलो दोस्तों, हिंदी भूती कहानियाँ में मैं एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कई दिनों बाद कहानी पोस्ट करने के लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं व्यक्तिगत कारणों से व्यस्त था। इसी कारण मैं कहानी पोस्ट करने के लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कुछ बहुत अच्छे भी कमेंट्स किए और कुछ ने हमें क्रिटिसाइज़ भी किया। मैं अपनी कही हुई बात दोहराना चाहता हूँ कि पारलौकिक जगत की रहस्यमयी चीज़ों का दिखना, या यूँ कहिए कि भूत प्रेतों का दिखना, एक व्यक्तिगत अनुभव है। जो इनको देखता है वो विश्वास करता है, जो नहीं देखता इन बातों को मनगढ़ंत बात बताता है। मैं खुद भी पहले इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ रायपुर में हुए एक व्यक्तिगत अनुभव ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि भूत प्रेतों का अस्तित्व भी इस दुनिया में मौजूद है। आगे एक नई कहानी सुनाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इन कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारी एक नई कहानी। ये घटना 1998 के आसपास हुई थी। मेरे कॉलेज की पढ़ाई अभी ख़त्म ही हुई थी और मैं अपनी पहली नौकरी की तलाश कर रहा था। मैं बेरोज़गार था। मेरा दोस्त, जिसका नाम संजय है, जिसे हम सबसे पहले एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। अपनी पहली सैलरी से एक पुरानी एनफील्ड उसने खरीदी थी। वो शिरडी के साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त था, तो अपनी पहली बाइक से मुंबई से शिरडी की यात्रा करना चाहता था वो। इसलिए उसने मुझे इस यात्रा पर अपने साथ चलने को बोला। वैसे भी मेरा उस ट्रिप में कुछ खर्च नहीं होने वाला था और सारा खर्चा वही उठाने वाला था। इसलिए बिना कुछ सोचे मैंने हाँ कर दी। वैसे भी उस समय मेरे लिए एक एडवेंचर राइड थी और ऐसी एडवेंचर राइड्स को भला मैं कैसे मना कर सकता था। मैंने पहले कभी भी बाइक पे इतनी लंबी यात्रा नहीं की थी और ना ही कभी मैं बुलेट पर बैठा था और ना ही कभी मैंने रात में बाइक पे सफ़र किया था। इसलिए मैं अंदर से बहुत एक्साइटेड था। संजय काफ़ी सालों से बाइक चलाना जानता था और वह एक अनुभवी बाइक राइडर था और हम जिस रास्ते पर जाने वाले थे वो रास्ता भी उसे अच्छे से पता था। वह कभी कभी अपने पापा का ट्रक भी उस रास्ते से उनके ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में मदद करने के लिए उस रास्ते पर ट्रक चला चुका था। उस समय मुंबई और नासिक का जो वो मार्ग था वो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं था, खासकर रात में चलने वालों के लिए। भले ही ये नेशनल हाईवे था, लेकिन ये काफ़ी संकरा था और उस रोड में हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे थे और उस टाइम रोड पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, खासकर कसारा घाट में। पहाड़ों के बीच से घुमावदार खड़ी चढ़ाई पार करके ही आप दूसरी तरफ जा सकते थे। उस समय के सबसे अधिक दुर्घटना संभावित मार्गों में से एक था वह रोड। मुझे अभी एग्जैक्ट डेट या टाइम याद नहीं है, लेकिन उस समय शनिवार या रविवार रहा होगा। हमने शाम को अपनी यात्रा शुरू की और हमने अनुमान लगाया कि हम लगभग रात को 2 या 3 बजे शिरडी तक पहुंच जाएंगे और अगले दिन मंदिर की प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। मुंबई से शिरडी के बीच की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है और हमने अंदाज़ा लगाया कि रात होने के कारण और उस रोड के ख़राब होने के कारण हम बुलेट को ज़्यादा तेज़ नहीं चला पाएंगे और हमें वहाँ तक पहुँचने में कम से कम 7 घंटे लग जाएंगे। मुझे जल्दी ही एहसास हुआ कि मेरा दोस्त अपनी अच्छी ड्राइविंग को लेकर कुछ ज़्यादा ही निश्चिंत था, क्योंकि वो जो करने जा रहा था वो पागलपन था। वह ट्रक ड्राइवरों और गड्ढों से भरी सड़क पर एक ट्रक की हेडलाइट में आगे आगे चलने वाला था और इसके लिए उसने एक ट्रक ड्राइवर के साथ बातचीत भी कर ली और वो ट्रक ड्राइवर भी मान गया। ट्रक की लाइट मुश्किल से हमसे 7-8 फीट तक ही जा पा रही थी और इसी बात को लेके मैं थोड़ा सा परेशान था।
हमने धीमी गति से चलने वाले ट्रक के आगे चलकर धीरे धीरे कसारा घाट सेक्शन को पूरा किया और लगभग 12:30 बजे तक हम नासिक पहुंच गए। बहुत सख्त सीट होने के कारण मेरी पीठ में दर्द हो रहा था और नासिक पहुंचने में हमें 7 घंटे पहले से ही लग चुके थे। शिरडी पहुंचने के लिए अभी भी 100 किलोमीटर का ड्राइव बाकी था। सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर हमने कुछ स्नैक्स खाए और चाय पी और थोड़ा फ्रेश होने के बाद बॉडी को फ्री करने वाली एक्सरसाइज की। फिर हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। संजय इस एरिया की सभी सड़कों को जानता था क्योंकि वह कई सालों से इन सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। मुझे खुद कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे अपने पार्टनर पर पूरा भरोसा था। जो लोग पहले कभी सड़क मार्ग से शिरडी गए हैं उन्हें याद होगा कि शिरडी की ओर जाने के लिए हाईवे 45 से एक शार्प लेफ्ट कट लेना पड़ता है। नासिक से सड़कें अच्छी और चिकनी थीं और बाइक गड़गड़ाहट करते हुए चल रही थी। हम रात के अंधेरे में, जिसमें चांद की भी रोशनी नहीं थी, एक हाईवे पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे थे। सामने से पूरी तरह खाली रोड पर अब संजय पागलों की तरह बुलेट चला रहा था और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि काश हम इसी तरह चुपचाप चलते रहें। और फिर संजय अचानक बाइक को सड़क के किनारे ले गया और रुक गया। मैं हैरान होकर इधर उधर देखने लगा कि हम बीच में ही क्यों रुक गए हैं। ऐसा लग रहा था कि हाईवे पर ये एक जंक्शन है जिसके आसपास सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। वहाँ दूर दूर तक देखने पर भी कोई नहीं था, ना कोई घर, ना कोई गांव। मैंने संजय से पूछा कि हम यहाँ क्यों रुके हैं। वह चुप रहा। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वो थोड़ा परेशान सा दिखाई दिया और उसने मुझसे बोला, मुझे लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। हम गलत रास्ते पर हैं और अब मुझे नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं। मैंने उससे परेशान होते हुए बोला, यार ऐसे कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? क्या हमें पीछे जाना चाहिए? जब हम उस सड़क के किनारे आगे क्या करना है इस बात को लेकर के बिजी थे, तभी एक पुलिस वैन चुपचाप हमारे पास आकर रुक गई। एक आदमी ने बाईं ओर से अपना सिर बाहर निकाला और हमें अपने पास बुलाया। उसका चेहरा एक मफलर से छिपा हुआ था जो पूरे चेहरे के चारों ओर लिपटा हुआ था और बस उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थी। हालांकि अंधेरा इतना गहरा था कि हमें और कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उसने एक स्थानीय बोली में पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों इस समय यहाँ क्यों रुके हो? स्थानीय बोली को अच्छी तरह से समझने के बाद मैंने उन्हें बताया कि कैसे हम शिरडी शहर पहुँचना चाहते थे और किसी तरह से हम लेफ़्ट टर्न से चूक गए और अब हम खो गए हैं। हमें नहीं पता कि हम कौन से रास्ते से जाएं। उन्होंने हमें 1 सेकंड से ज़्यादा तक देखा और फिर कहा, भाऊ ये संगमनेर है। आप लोगों ने शिरडी के लिए उस मोड़ से बहुत आगे तक का सफ़र कर लिया है। हम दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे और सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया। और मैं सोच रहा था कि संजय को इस भूल की भनक क्यों नहीं लगी। हमने पुलिस वाले से पूछा कि क्या अब हमें वापस पीछे जाना चाहिए और उसने मना कर दिया। उसने कहा, उस रास्ते पर मत जाओ, वो बहुत लंबा रास्ता है। उसने एक मोड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ से बाईं ओर चले जाओ, वहाँ से तुम अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुँच जाओगे और जल्दी पहुँच जाओगे। हमने उसे धन्यवाद दिया और अपनी बाइक पर वापस आ गए और हम फिर नए रास्ते पर चल पड़े। उस समय लगभग रात के 2 बज रहे होंगे। हम रात को खाली सुनसान सड़कों से गुजर रहे थे और शायद ही कभी कभी सड़क के दोनों तरफ कोई घर दिखता था। वहाँ था तो बस एक ही चीज़, अंतहीन जंगल और उसके बीच से गुजरती वह सड़क। ऐसा लग रहा था कि वो सड़क कभी ख़त्म ही नहीं होगी, लेकिन हम चलते रहे और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अंत में हम किसी तरह सुबह लगभग 7 बजे शिरडी शहर पहुँचे और हम सुबह की प्रार्थना करने से चूक गए। हम सीधे एक होटल के कमरे में गए और बेड पर गिर पड़े और दोपहर तक सोते रहे। हमें 7 घंटे की जगह 13 घंटे लग चुके थे। सीट रैश के अलावा बाकी की यात्रा बहुत परेशान करने वाली थी। इतनी देर पीछे बैठे रहने के कारण मेरी पीठ में दर्द हो रहा था और हमने ये मान लिया था कि हमने जो गलती की है वो हमारी भूल थी
और इसके बारे में हमने और कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। हमें थोड़ा सा एडवेंचरस भी लग रहा था, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक था, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए था। इस यात्रा को 4 दिन हो चुके थे और हम लोग अपने घर वापस आ गए थे। मैं ड्राइंग रूम में अपने सोफे पर लेटा हुआ था, आंखें बंद थी, लेकिन मैं कुछ सोच सोच कर जाग रहा था। अचानक मुझे थोड़ा घुटन का एहसास हुआ। मैं अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था और कोई मुझे ज़ोर से दबा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे मेरे गर्दन को दबा रहा है। मेरी आंखें बंद होने के कारण मेरी आंखों के सामने बस एक काला अंधेरा था। लेकिन फिर मैंने अचानक 2 आदमियों को मुझे पकड़े हुए देखा। मेरी आंखें अभी भी बंद थी। ये ऐसा था कि जैसे किसी ने मेरे दिमाग में एक चित्र बना दिया हो। दोनों आदमी पुलिस की खाकी वर्दी में थे, मोटी मुड़ी हुई मूंछों के साथ, मध्यम ऊंचाई के और नॉर्मल डील डॉल के साथ। उनके चेहरे जैसे धूप से झुलस गए थे। पागलों जैसे हंसते हुए वो मुझे ज़ोर से दबा रहे थे। उनमें से एक ने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा और मेरी ओर झुक गया और मेरे कान में फुसफुसाया, उस रात तुम लोगों को सही रास्ता भुलाने में बहुत मज़ा आया। और ये बोलकर वे दोनों फिर से पागलों की तरह हंसने लगे, जैसे कि ये बात उनके लिए बहुत बड़ा मजाक हो। उस समय मैं अभी भी उनकी मजबूत पकड़ में था और खुद पर कुछ नियंत्रण हासिल करने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा था। उस खराब और डरावने पल में मैंने अपने परिवार के देवता और अपने गुरु के नाम का जाप करना शुरू कर दिया और उनकी पकड़ से बाहर आने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनसे कई दिनों से लड़ रहा हूँ और ये सब कभी ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन तभी अचानक उनकी पकड़ छूट गई। मेरा दिमाग अभी भी सदमे में था और फिर मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा। मैंने अभी जो देखा था और जो अनुभव किया था उससे मैं अंदर से बहुत डर गया था। मैं भ्रमित अवस्था में था और किसी तरह उठा और किचन की ओर गया और एक गिलास पानी पिया। मेरा दिमाग उन पलों को भूल नहीं पा रहा था जो अभी अभी मेरे साथ हुआ था। मेरे दिमाग में वो सारी बातें एक मूवी की रील की तरह चल रही थी। मैं इसका मतलब निकालने की कोशिश कर रहा था कि जो मैंने अभी देखा उसका क्या मतलब है। मैं अब तक अपनी पूरी ताकत लगाकर थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैंने कोई भारी नशा किया हो। मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। मेरा दिमाग जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि मैं सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, मैं इससे कैसे निपटूं। क्या ये सच में था या सिर्फ मेरा एक भ्रम था। उस समय मेरे पास इसे जानने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन अचानक मुझ पर हुए शक्तिशाली हमले से मुझे ऐसा लगा वो सब वास्तविक था। जो मेरे कान में उन लोगों ने फुसफुसाया वो रूह कँपाने वाला था। मैं बहुत डर चुका था और फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और पूछा कि क्या मैं अभी तुरंत उनके घर आ सकता हूँ। उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी और मुझे कहा ठीक है आप आ जाओ। मैंने तुरंत एक ऑटो बुक की और अपने दोस्त के घर के लिए निकल पड़ा। 1 घंटे के अंदर अपने दोस्त के घर में पहुंच चुका था। मैंने उसे सब कुछ बताया कि अभी मेरे साथ क्या हुआ। फिर मैं उसके पास कुछ दिन के लिए रुका। जब मैं उनके घर में था तब ये घटना मेरे साथ 3 बार और घटी और मैं वहाँ से फिर एक पुजारी के घर गया और उसको फिर मैंने अपने साथ बीती सारी बात बताई। वह मेरी पूरी बात सुनने के बाद चले गए और कुछ सेकंड बाद आए और एक शब्द चकवा कहा और मुस्कुराए और कहा कि चिंता मत करो, यह ठीक हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने मुझे बाहर से एक ताज़ा नींबू और एक धूप का पैकेट लाने के लिए कहा। जैसा मुझे बताया गया था मैंने वैसा ही किया और उन्हें सारी चीज़ें लाकर दे दिया। कुछ देर बाद एक छोटी सी वेदी पर प्रार्थना करने के बाद उन्होंने नींबू पर कुछ सिंदूर लगाया, धूप और अगरबत्ती के पूरे गुच्छे को जलाया और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जो मुझे समझ में नहीं आया। और फिर कुछ पूजा अनुष्ठान करने के बाद उन्होंने कहा अब आप घर जा सकते हो, चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं उनसे विदा लिया और उनके घर से बाहर कदम रखा। मुझे अब सब नॉर्मल लग रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरी सारी ताकत वापस आ गई हो। अब मुझे हल्का महसूस हो रहा था। मैंने राहत की सांस ली और फिर अपने घर वापस आ गया। बाद में मुझे चकवा शब्द से दिलचस्पी हो गई और जिसे मैंने पहली बार सुना था और कुछ जानकार लोगों से इसके बारे में पूछा। मुझे जो जानकारी मिली वह ये था कि यह विशेष तौर पर अकेले सुनसान जंगल की सड़कों पर मिलती है, जिसे छलावा भी कहते हैं। ये लोगों को दिखती है और अपनी सम्मोहन शक्ति से या विभिन्न तरीक़ों से राहगीर को चकमा देती है और उन्हें उनकी मंजिल से भटका देती है। उनके बारे में ज़्यादा जानकर ऐसा लगता है
कि शायद वो लोगों को परेशान करके उनको मज़ा मिलता है। आमतौर पर इन्हें उतना हानिकारक नहीं माना जाता।